उससे पहले भी मैं समाज में गरीब छात्राओं को फ्री में पढ़ाया करती थी। वहाँ लड़कियों को लोग शिक्षा देना नहीं चाहते। मैं स्कूल में आने से पहले भी उन बच्चियों को पढ़ाया करती थी, लेकिन जब मैं विद्यालय में आई तो मैंने देखा नामांकन तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ बच्ची आती कम की, क्योंकि यहाँ 80% लड़कियाँ हैं। उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियाँ क्या पढ़ के करेगी, या समाज में ज़्यादा पढ़ लेगी तो दिक्कत होगी, समाज में हमको अपनी बेटियों को नहीं निकालना है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के अंदर में मैंने 20 बच्चों के बाल विवाह को रोका है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। 5 सितंबर को जब पूरा देश शिक्षक दिवस मना रहा होगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लोग याद कर रहे होंगे, श्रद्धांजलि दे रहे होंगे, उसी वक्त उसी क्षण उसी तारीख को डॉक्टर मीनाक्षी जो मधुबनी की साधारण सी शिक्षिका हैं, इन्हें राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से अलंकृत करेंगी। द्रौपदी मुर्मू जो हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया हैं, उनके हाथों से आपको राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से आपको अलंकृत किया जाएगा। एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्तित्व बनने का जो ये सफर रहा है, आप शिक्षा विभाग में कब जुड़ी और ये जो खिताब आपके पास जो तमगा आने वाला है, इसके पीछे की जो जर्नी है, उस इतिहास को हमारे दर्शकों के बीच समझेंगे। धन्यवाद सबसे पहले लाइव सिटी को। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। मैं 2014 में शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय में +2 की शिक्षिका के रूप में आई। चूँकि यह गर्ल्स स्कूल है और मेरा बचपन से ही सपना था, मैं 14 में ही आई, लेकिन उससे पहले भी मैं समाज में गरीब छात्राओं को फ्री में पढ़ाया करती थी। मेरा शुरू से मोटिव रहा है कि बालिकाओं की शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो, खासकर उन बालिकाओं की जहाँ लोग उनको पढ़ाना नहीं चाहते। अल्पसंख्यक क्षेत्रों में, दलित के बस्तियों में, वहाँ लड़कियों को लोग शिक्षा देना नहीं चाहते। मैं स्कूल में आने से पहले भी उन बच्चियों को पढ़ाया करती थी, लेकिन मुझे ऐसा विद्यालय मिल गया जहां मैंने देखा 80% से ज़्यादा लड़कियां उन्हीं क्षेत्रों की आती है, तो मुझे लगा यहाँ काम करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं विद्यालय में आई तो मैंने देखा नामांकन तो काफ़ी है, लेकिन यहाँ बच्ची आती कम की। मैंने इनके कारणों को जानने की कोशिश किया कि क्या कारण है, तो पता चला क्योंकि यहाँ 80% लड़कियाँ हैं, उनके परिवार के बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियाँ क्या पढ़ के करेगी, या समाज में ज़्यादा पढ़ लेगी तो दिक्कत होगी, समाज में हमको अपनी बेटियों को नहीं निकालना है। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपनी बच्चियों को खासकर ट्यूशन सेंटर में भेजना चाहते थे कि स्कूल में पढ़ के क्या करना है, इतना समय क्यों बर्बाद करना है। मैंने इन सब बिंदुओं पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने कोचिंग संस्थानों में जाके बहुत सारी बातें लोगों को बताई कि आपको विद्यालय में भेजना बच्चों को क्यों जरूरी है, क्योंकि कोचिंग आपको शिक्षा दे सकती है, लेकिन विद्यालय में आपका सर्वांगीण विकास होगा। और दलित बस्तियों या अल्पसंख्यक क्षेत्रों में मैंने जाके समझाने की कोशिश की लड़कियों को कि आप ये तमाम कार्य आप अकेले कर रहे हैं? अकेले मैं कर रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे साथ जाते थे। वो क्या है? वो मेरे हस्बैंड का ITI कॉलेज है और उनका बहुत सपोर्ट रहा है कि मैंने जब भी बोला उनको कि मुझे यहीं कहीं जाना है। मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल के अंदर में मैंने 20 बच्चों के बाल विवाह को रोका है और मैं खुद अपने स्तर से जाती हूं। अगर कोई बच्ची मुझे बताती कि मेरी शादी की बात चल रही है, मैं नहीं करना चाहती हूं, क्योंकि मैं खुलेआम बाल विवाह पर बच्चियों को बताती हूँ कि इससे क्या नुकसान आपको हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बाल विवाह की बात कर रहे हैं तो आप मुझे निश्चित रूप से आके बताएं। और बच्चियाँ मुझे बताती हैं कि मैडम मेरी बात चली, लेकिन मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ, तो मैं उनके परिवार से जाके मिलती हूँ, उनको समझाती हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका खासा जो है वो पकड़ रहा है। मेरा पकड़ अभी भी है कि मैं वुमेन एम्पावरमेंट पर काम करती हूँ। मेरा मानना है कि हमारी सरकार चाहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ। सिर्फ बेटी पढ़ लेगी तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। जब तक हमारी बेटी आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, उनका समाज में जो शोषण हो रहा है वो बंद नहीं होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि बेटी पढ़ लेती है, लेकिन उनके अंदर उतनी कैपेसिटी नहीं होती है वो किसी चीज़ के लिए लड़ पाए, अपने आप को समझ पाए। आप डॉक्टरेट हैं, उसके बाद इसके तरफ इससे पहले भी आप किसी प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल इन तमाम जगहों पे आप पढ़ा चुकी हैं, तब +2 में आई? नहीं, पहले मैं कहीं नहीं पढ़ाई हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में इसी में आई थी, क्योंकि मेरा शुरू से था कि मैं जब भी जाऊँगी गवर्नमेंट स्कूल में जाऊँगी। तो मेरा एजुकेशन जैसे ये आपका पहला स्कूल है? हाँ, मेरा पहला ही स्कूल है ये। इसी स्कूल में आने के बाद आपको लगा कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देना? नहीं, इस स्कूल में आने से पहले से मैं आपको बताया कि मैं लड़कियों की शिक्षा के पहले से भी काम कर रही थी। मैं सोशल वर्क का भी काम है, मुझे बहुत सारा सोशल वर्क का अवार्ड भी मिल चुका है और रक्तदान के क्षेत्र में भी मैं बहुत सालों से काम कर रही हूँ। मुझे इसके लिए भी अवार्ड मिल चुका है भारत सरकार के द्वारा। तो मेरा शुरू से ही था कि लड़कियों को मैं इस तरह बनाऊँ ना कि एक समाज में उसकी अलग पहचान हो। ये जरूरी नहीं है कि बेटी की शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो बेटी आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। ऐसा भी होता है कि जब आप इस चीज़ को रोकने के लिए जाती हैं तो काफ़ी प्रतिकार इसका मिलता रहे समाज में, उस बच्ची के घर वालों को लेकर के? बहुत ज़्यादा मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है। खासकर हमारी स्वच्छता के क्षेत्र में जब निकलती
बोलती हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ा था कि कैसी बेशर्म है महिला जो घर घर जाके इस तरह से जागरूकता फैला रही है, हमारे घर की बेटियों को, महिलाओं को बर्बाद कर देगी। ये सब कोई बोलने वाली बात है? इस पर कोई चर्चा करने वाली बात है? महिलाएं भी हमको बोलती थी कि आप, मैंने एक ही बात ठान ली थी, मैंने सबको कहा था कि अगर मेरे बेशर्म बढ़ने से हजारों बेटियों की जान बच सकती है तो मेरा बेशर्म बढ़ना सही है। लेकिन मैं इसमें कभी पीछे नहीं थी, मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत कुछ सुनना पड़ा है। बहुत जगह मुझे लगा कि लोग मुझे हाथ भी उठा देंगे, लेकिन मेरे पति रहते थे तो थोड़ी स्थिति संभल जाती थी। लेकिन मैं उस क्षेत्र को कभी छोड़ी नहीं, जब तक लोग समझे नहीं उस परिवार के, मैं वहां से हटी नहीं हूँ। ये कुछ आप पे भी बीती है या फिर ऐसे ही इंकरेज करने के लिए ही आपने इसको शुरू किया? नहीं, मुझ पे चूंकि मेरी मम्मी बचपन में ही डेथ कर गई थी, तो मैंने देखा था सर कि मेरे पापा प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, तो उनकी भी एक सोच थी क्या कि मेरी बेटी ज्यादा पढ़ लेगी तो लड़का नहीं मिलेगा। उसी समय मेरी पढ़ाई, मतलब क्या कहूँ आपको, ग्रेजुएशन के बाद बीच में ड्रॉप हो गया। पापा को लगता था कि, तो मुझे लगा कि मेरे पापा एक प्रोफेसर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, उनकी जब सोच ये है कि मेरी बेटी ज्यादा पढ़ ली तो लड़का नहीं मिलेगा, उन परिवारों का क्या होता होगा जहाँ के गार्जियंस पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका क्या होगा? मैं उस समय से ही सोच रही थी। और मेरे पापा इस पे मुझे गुस्सा भी करते थे कि अपना पढ़ाई छोड़ के दूसरी की बेटियों को पढ़ा रही है, लेकिन मैंने उस समय से ही सोचा था, क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने पाँव पर खड़ी रहूं। अभी तक कितने अवार्ड्स आपको मिल चुके हैं इस क्षेत्र में? मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 2022 में राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान भी मिल चुका है, और महामारी स्वच्छता के क्षेत्र में भी मुझे बिहार सरकार के द्वारा 23 में पुरस्कार मिल चुका है, और रक्तदान के क्षेत्र में भी मुझे बिहार सरकार से क्षेत्र मिल सका। सोशल वर्कर अवार्ड तो मुझे पता नहीं कितना मिल चुका है, मुझे याद भी नहीं है। और लेखनी के क्षेत्र में मेरा अभी तक करीब, उनको लगता है 200 से 300 पत्रिकाएं मेरी छप चुकी हैं। ये जब खबर आपके कानों तक पहुंची कि आपको राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा शिक्षा के इस क्षेत्र में, इसका क्या प्रोसेस होता है नॉमिनेशन का? उसके बाद नॉमिनेट तो होती होंगी आप, भारत सरकार के पास वो प्रस्ताव जाता होगा, उसके बाद शायद बिहार की आप दूसरी ऐसी शिक्षक होंगी जो आप अलंकृत होंगी, तो इसका क्या प्रोसेस? नहीं, बिहार में और भी नहीं, इस वर्ष मैं दूसरी हूँ। इस वर्ष इसका है ना सर कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब फॉर्म का डेट आता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप करने का सारा कुछ रहता है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसका डेट जब खत्म हो गया तो आपको जिला स्तर पे इसका चयन होगा। अच्छा। जिला स्तर पे इसका चयन होता है, जिले में जितने लोग भरते हैं सबका इंटरव्यू होता है। अच्छा। वहाँ से लोग फेस करते हैं, फिर स्टेट लेवल पर उसका सिलेक्शन होता है। तो आप ये तमाम प्रोसेस से गुजरी? हाँ, तमाम प्रोसेस से गुजरी हूँ। तमाम प्रोसेस में बहुत अच्छा रहा। स्टेट लेवल पर 6 लोगों का अनुशंसा हुआ था, नेशनल लेवल के लिए वहाँ 2 लोगों का चयन हुआ, एक मेरा, एक सिकंदर कुमार सुमन जो कैमूर के हैं। तो ये आपके तमाम जो आपके जो पोर्टफोलियो हैं उसको तलाशा जाता है क्या? टोटल चीज, यहाँ तक कि स्टेट लेवल पर जब उन लोगों का सिलेक्शन हुआ था, ऐसे ही नेशनल लेवल नहीं चली गई। मेरा स्टेट लेवल पर ऑनलाइन जो इंटरव्यू हुआ था, हम लोगों ने अपने कामों को 6 मिनट में प्रेजेंटेशन दिखाया और 4 मिनट का उन लोगों का इंटरव्यू था। उस इंटरव्यू में जो भी सवाल पूछे गए, उनकी जो भी सवाल रहती है, तो 6 लोगों की अपनी इंटरव्यू सबकी अच्छी थी, लेकिन अब नेशनल जूरी किस मुद्दे को लेकर क्या कहती है, ऐसा कोई शिक्षक, ऐसा तो नहीं है कि कोई शिक्षक जाए और इसको फिल कर दे और उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं रहा तो उन्हें तो नहीं कुछ ये मिलेगा? उनको वहाँ प्रॉब्लम होगी सर। अगर कोई शिक्षक सोचते हैं किसी पिक्चर्स खिंचा के हम वहाँ तक पहुँच जाएं, तो उनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ऐसे देखे गए, पाए भी गए कि जब उनसे सवाल पूछा गया उस काम को लेकर तो वो जवाब नहीं दे पाए। अच्छा। वो वही कर सकते हैं जो क्षेत्र में उतर के काम करते हैं। नहीं तो आप महामारी में क्या किए हैं? आप एम्पावरमेंट के लिए क्या किए हैं? लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए आपने क्या किया? इंकरेज करने के लिए क्या किया? ये पोर्टफोलियो होता है। हाँ, पोर्टफोलियो यही होता है सर। उसमें क्या है ना कि जितने हम लोग जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें सारे फोटोज और सारे वीडियोज भी होने चाहिए, जो आपने क्षेत्र में आप सिर्फ बोल दिए ये नहीं, आपको वो क्षेत्र में काम क्या हो रहा है, आपकी जनता आपको रिव्यू क्या दे रही है। जैसे कल ही नेशनल लेवल की टीम आई थी यहाँ पे, तो क्षेत्र में जाके मेरा रिव्यू ली है कि हाँ कि इन्होंने काम कैसे किया था, क्या था। ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पर जिनका भी चयन होता है, तो क्योंकि ये शिक्षक जगत का सबसे बड़ा सम्मान है, तो इसके लिए तो बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसको हमको फुलफिल करना होता है, और तब जाके यहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। मतलब एक कह सकते हैं कि एक अथक प्रयास के बाद ये जाकर के मिलता है। इसमें बस ये है कि आपको सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करना है, बच्चों को सिर्फ आपको शिक्षित नहीं करना है। इस मतलब राष्ट्रपति अवार्ड का एक ही मकसद है, क्योंकि जितनी बिंदु हैं इसमें बच्चों को आप राष्ट्र के प्रति कितना सजग कर रहे हैं, शिक्षा के प्रति कितना सजग कर रहे हैं, उसमें आत्मनिर्भरता की सोच कितने बढ़ रहे हैं, ये सारे बिंदु होने चाहिए। और आपकी शिक्षा पद्धति में क्या नवाचारी है, जैसे हाई स्कूल में TLM वगैरह का यूज नहीं होता, या प्राइमरी सेक्टर में देखते होंगे, लेकिन मैं
हाई स्कूल में भी अपने सब्जेक्ट को पढ़ाती हूँ, तो मैं बच्चों से टीएलएम, पहले जो भी सब्जेक्ट मुझे पढ़ाना होता है मैं उसका पहले टीएलएम बच्चों से ही बनवाती हूँ, क्योंकि अब बढ़ते उम्र के बच्चे तो है नहीं, मैं उन्हें शिक्षा भी बताती देती हूँ। हैं आप? हाँ, निःशुल्क शिक्षा भी देती हूँ। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, मेरा टाइमिंग स्कूल का सिर्फ 9 से 4:30 है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, मेरा स्कूल भी जानता है कि कब, मुझे नहीं लगता 24 घंटे में अच्छा, स्कूल के लिए लग रहती हूँ। कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा तो लग रहा है, ये मेरे सिर्फ बिहार के लिए नहीं, स्कूल के लिए नहीं, मतलब क्या को इंडिया में मेरी एक पहचान होगी, तो अच्छा लग रहा है। और इसमें मुझे है ना पूरे विद्यालय का भी बहुत सहयोग मिला। जितनी एचएम आए, देखिए कोई शिक्षक होते हैं ना तभी आगे बढ़ पाते हैं। समाज में काम करना मैं इंडिविजुअल कर रही हूँ, लेकिन जब विद्यालय में मैं काम करती हूँ, जब तक एचएम की भूमिका नहीं होगी, कि सारी शिक्षकों की नहीं होगी, तो उसमें मेरे लिए काम करना मुश्किल हो क्या जाता है। संदेश देना चाहेंगी उन तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं को जो आपकी तरह बनना चाहती हैं, जो आपको अनुकरण करना चाहती हैं? मैं उनको यही कहना चाहूंगी ना कि हम लोगों को इस मानसिकता के साथ कभी फॉर्म भरने के या किसी बच्चों के लिए ये काम नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये अवार्ड पाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था, निस्वार्थ होना चाहिए। निस्वार्थ। आप अपना मुझे काम ये 2 सालों में करते हैं। मुझे समाज के लोगों ने, कुछ टीचरों ने बताया कि मैडम आप इस फॉर्म को भरिए। मुझे 22 में सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के बाद पता चला अच्छा। इस फॉर्म को भरा जाता है। मुझे पहले ये भी नहीं पता था कि फॉर्म भी भरा जाता है। तो आप काम कीजिए निस्वार्थ भाव से, और जब आप काम करेंगी दिल से ना, तो उस काम का परिणाम आपको जरूर मिलता है। क्योंकि हमारे बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल में थे, सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं गरीब परिवार के होते हैं। आप अगर उनके लिए अच्छा सोचते हैं ना, तो बहुतों की दुआएं आपको लगती है। यही कारण कि मुझे लगता है कि बहुत इतनी कठिन सफर को पार करते करते हम लोग पहुंच गए। तो निश्चित रूप से आप लोग भी काम कीजिए, बच्चों में सारे गुण को भरने की कोशिश कीजिए, तो इस मुकाम तक पहुंचना बहुत मुश्किल आपके लिए नहीं है। तो ये हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी जी हैं। शिक्षा विभाग में जो भारत रत्न होता है, उनसे इनको अब भारत सरकार के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों से ये अलंकृत होने वाली है। इन्होंने अपनी जर्नी को बताया है, उसके पीछे का जो अदम्य इतिहास रहा है, उस इतिहास को भी इन्होंने अपने शब्दों में पिरोने का काम किया है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।